अध्याय 5 बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने संगठन चैप्टर में संगठन का अर्थ पढ़ लिया था। ठीक है, पिछले वीडियो में संगठन का अर्थ पढ़ने के बाद हम लोगों ने संगठन की परिभाषाएं पढ़ी थी, संगठन की विशेषताएं पढ़ी थी, संगठन का महत्व, उद्देश्य या लाभ पढ़ा था। उसके अलावा संगठन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शायद पढ़ ली थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने संगठन के दोष भी पढ़ लिए थे, शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक है, संगठन के सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े थे और अंत में हमने संगठन के दोष भी पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संगठन की संरचना। ठीक है, देखते हैं संगठन की संरचना क्या होती है। संगठन संरचना अथवा संगठन ढांचे से आशय किसी उपक्रम में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के मध्य स्थापित संबंधों से है। मतलब उस उपक्रम में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे संगठन की संरचना कहते हैं या संगठन का ढांचा। एक संस्था में अनेक व्यक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। हर व्यक्ति के पास अलग अलग पद होता है, सभी के कार्य और पद अलग अलग होते हैं और इनके बीच मधुर और सुदृढ़ संबंध होना आवश्यक है। ठीक है, संगठन संरचना अधिकारियों और कर्मचारियों को आधार प्रदान करती है। मतलब संगठन में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं उनको एक बेस देती है, उनको एक आधार देती है ताकि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। इस प्रकार संगठन संरचना संस्था के विभिन्न अंगों के मध्य संबंध को स्थापित करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संगठन संरचना के तत्व। संगठन संरचना और ढांचे का निर्माण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले कार्य की रूपरेखा। प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि विभिन्न क्रियाओं की सूची तैयार करना। जितने भी काम वो कर रहा है उसकी एक सूची तैयार करना। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्रियाएं संपन्न करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग काम होते हैं। ये व्यक्ति अपना कार्य को किस प्रकार संपन्न करते हैं इस बात का निर्धारण इसमें किया जाता है। मतलब कार्य के रूपरेखा में ये बताया जाता है कि प्रबंधक जो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपता है वो कार्य अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं, और उन्हें कौन सा कार्य कब और कैसे करना है और किस प्रकार वो कार्य को समाप्त करेंगे इस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद विभागीकरण। इसके अंतर्गत एक जैसी क्रियाओं का समूहीकरण कर दिया जाता है, यानी जो कार्य एक जैसे होते हैं उनको समूहीकरण करके कार्य विशेष को अलग अलग विभागों के सुपुर्द कर दिया जाता है। मतलब एक विशेष कार्य को विशेष विभाग के सुपुर्द कर दिया जाता है, जिसमें से विभागाध्यक्ष होते हैं। अलग अलग विभाग के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। विभागों की स्थापना कार्यों के आधार पर की जाती है। हर कार्य का अपना एक अलग विभाग होता है, जैसे क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, विज्ञापन विभाग, क्रय वितरण विभाग आदि। इन सभी के मध्य समन्वय किया जा सकता है और बृहत कार्यों के लिए उप विभाग बनाए जाते हैं। कार्य ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उनका एक छोटा विभाग भी बना दिया जाता है। ठीक है, फिर नियंत्रण क्षेत्र आता है। नियंत्रण क्षेत्र से आशय किसी अधिकारी के अधीनस्थ कितने कर्मचारी कार्य करेंगे। मतलब एक बड़े अधिकारी के अंदर में कितने लोग काम करते हैं। अधीनस्थों की संख्या बहुत कम, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। नियंत्रण विस्तार और नियंत्रण सीमा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक अधिकारी या प्रबंधक के नियंत्रण में कितने अधीनस्थ कर्मचारी कार्यरत होंगे उसकी सीमा का उल्लेख होता है। मतलब एक अधिकारी के अंडर में कितने लोग काम करेंगे इसका निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है। ना ज़्यादा कम अधिकारी होने चाहिए ना ज़्यादा। ठीक है, अधिकार सौंपना। अधिकारों के अंतरण से प्रबंधकों को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब अगर आपने किसी को कार्य सौंपा है तो कार्य के साथ साथ उन्हें अधिकार भी देने चाहिए। अगर आपने किसी को अधिकार दे दिया तो उनके पास कार्य करने की एक शक्ति आ जाती है। अधिकार प्राप्त हो जाने से प्रबंधकों को कर्मचारियों को निर्देशित करने में और आदेशित करने में और समस्या को जानने में सहायता मिलती है। यानी अगर आपने उन्हें अधिकार सौंप दिए तो कर्मचारी को निर्देशित भी कर सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं और समस्या भी जान सकते हैं।
अधिकारों को सौंपना एक प्रकार से अधिकारियों के मध्य कार्य का बंटवारा है, यानी अगर आपने अधिकार सौंप दिया इसका मतलब अधिकारियों में आपने कार्य बांट दिया। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं संगठन के प्रारूप। ठीक है, तो इसे मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ। उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य सौंपे जाते हैं। मतलब जो अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें कार्य सौंप दिए जाते हैं। कर्मचारियों को दायित्व के साथ कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। मतलब भाई ये आपका दायित्व है और यही आपका अधिकार भी है, आपको इस अधिकार के अंतर्गत ये कार्य करना है। ये अधिकार और दायित्व किस प्रकार दिए जाए जिससे कर्मचारी सफलतापूर्वक अपने कार्य को निष्पादित कर सके। इन अधिकारों और दायित्व का बंटवारा उपक्रम के कार्य प्रकृति के आधार पर हो सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संगठन के प्रारूप। सबसे पहले क्रियात्मक संगठन पढ़ेंगे हम, नंबर 2 विभागीय संगठन। ठीक है, और अन्य प्रारूप की बात करें रेखा संगठन और रेखा और स्टाफ शीर्ष समांतर संगठन। ये चारों को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कार्यात्मक और क्रियात्मक संगठन। ठीक है, इसे संगठन को क्रियात्मक संगठन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यावसायिक इकाई को मुख्य क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब पूरे व्यवसाय को अलग अलग इकाइयों में क्रियाओं में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग को क्रियात्मक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है और हर विभाग एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट व्यक्ति को सौंप दिया जाता है जो उस कार्य में निपुण हो। यदि व्यवसाय एक उत्पादन इकाई है, अर्थात व्यवसाय में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, तो इसकी मुख्य क्रियाओं को क्रय विभाग, सामग्री विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग, सेवर्गीय विभाग में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब हर अधिकारी का उत्तरदायित्व उस विभाग के प्रति हो जाता है। विभाग में व्यवसाय के आकार प्रकृति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाती है। मतलब विभाग का आकार क्या होगा और प्रकृति क्या होगी, इसको ध्यान में रखकर ही वहाँ कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। क्रियात्मक प्रमुखों को क्रियात्मक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उनके जो क्रियात्मक अधिकार होते हैं उन्हें हैंड टू हैंड सब दे दिए जाते हैं, जिससे वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भली भांति कार्य करवा सके। मतलब उन्हें अधिकार देने के बाद ये बता दिया जाता है कि भाई आपको ये काम करना है और आप इसे किसी भी तरीके से करें, यही आपका अधिकार है और यही आपका दायित्व भी है। ठीक है, वास्तव में क्रियात्मक संगठन का यह प्रारूप टेलर द्वारा प्रतिपादित क्रियात्मक फोरमैनशिप का सुधरा हुआ रूप है। अंतर केवल इतना है कि क्रियात्मक प्रबंध के उच्च स्तर से संबंधित होता है और क्रियात्मक फोरमैनशिप प्रबंध के निचले स्तर से संबंधित होती है। अब हम पढ़ेंगे कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन के लाभ। विशिष्टीकरण के लिए उपयुक्त संपूर्ण उपक्रम की प्रमुख क्रियाओं को अनेक भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिनका दायित्व विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। इससे उनके कार्य में निपुणता आती है और विशिष्टीकरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब सभी क्रियाओं को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट का एक विशेषज्ञ तय कर लिया जाता है, उसे समस्त अधिकार दिए जाते हैं, जिससे कार्य आसानी से होता है और कार्य में निपुणता आती है। प्रभावपूर्ण नियंत्रण, इन संरचना में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य निश्चित रहते हैं। उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मतलब जो कार्य उसे सौंपा है वह उसी के अधीन रहेगा और उसे पूरी तरीके से करना है, और नहीं हो पाया तो उसके लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इससे नियंत्रण में आसानी होती है। ठीक है, आसानी से नियंत्रण होता है क्योंकि वो कार्य एक ही व्यक्ति के अंडर में रहता है, उसके लिए उससे ही दोषी माना जाएगा। प्रत्यक्ष संपर्क, कार्यात्मक संगठन में अधिकारियों का अपने अधीनस्थों से प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। डायरेक्ट उनसे मिले होते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं उनसे। इससे पर्यवेक्षण में, देखरेख में सुविधा होती है। साधनों का उचित उपयोग, संगठन संरचना के इस प्रारूप में प्रत्येक कर्मचारी का कार्य निश्चित होता है। मतलब जो कर्मचारी को जो कार्य सौंपा गया है वो निश्चित होता है। प्रत्येक क्रियाओं के लिए पृथक विभाग होते हैं, अलग अलग क्रियाओं के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अतः किसी भी कार्य को अन्य व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जो कार्य जिसे दिया गया है उसी को पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार साधनों के व्यर्थ पड़े रहने की संभावना नहीं होती, क्योंकि साधनों का अच्छा उपयोग हर विभाग अपने अपने हिसाब से करता है। इसलिए साधनों का अच्छा उपयोग हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हर विभाग ये जानता है कि उसे दिए गए साधन किस प्रकार से उपयोग किए जाएं।
ठीक है। उसके बाद लोचशीलता आती है। संगठन का यह प्रारूप, यानी हम जो क्रियात्मक संगठन पढ़ रहे हैं, सरल और लचीला है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, छोटा बड़ा किया जा सकता है। व्यवसाय के आकार में वृद्धि होने पर उप विभाग बनाए जा सकते हैं, और व्यवसाय का आकार अगर कम है तो एक ही विभाग से काम चला लिया जाता है। सीधी भाषा में इसका मतलब है कि आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो प्रारूप को देखकर। शोध कार्य को प्रोत्साहन। प्रमुख क्रियाएं विशेषज्ञों की देखरेख में संपन्न की जाती है। मतलब यहाँ जो भी कार्य सौंपा जाता है विशेष व्यक्ति को, विशेषज्ञ को सौंपा जाता है, जिससे कार्य विशेष में निपुणता हासिल कर लेते हैं, उनको वो कार्य अच्छे से करते आ जाता है। अतः इस संरचना में अनुसंधान और शोध कार्य को प्रोत्साहन मिलता है, तकनीकी खोज को प्रोत्साहन मिलता है और नई नई तकनीकी की खोज यहाँ की जाती है। ठीक है। क्रियाओं तक पूर्ण विभाजन। क्रियात्मक संगठन के अधिकार और उत्तरदायित्व का षष्ठ बंटवारा हो जाता है। मतलब यहाँ अधिकार और उत्तरदायित्व विशेष व्यक्ति को सौंप दिए जाते हैं। प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से संगठित किया जा सकता है और यह व्यावसायिक क्रियाओं का तर्कपूर्ण विभाजन करता है। मतलब यहाँ व्यावसायिक क्रियाएं अंत तक विभाजित हो जाती हैं। अब हम इसके दोष पढ़ेंगे। कार्यात्मक संगठन के दोष। ठीक है। समन्वय में कठिनाई। संगठन के इस प्रारूप के अनुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपनी रुचि के अनुसार कार्य संपन्न करते हैं। मतलब जिस विभाग के व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वो अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य प्राप्त करता है। अतः वह अन्य विभागों की अनदेखी करता है। मतलब अपने विभाग को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे विभाग को दबाने का प्रयास करता है। इससे अन्य विभागीय समन्वय में कठिनाई आती है, अर्थात अन्य विभाग उससे नाराज हो जाते हैं और उनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता। व्यक्तिगत हस्तक्षेप। विभाग प्रमुख द्वारा अपने व्यक्तिगत विचारों को थोपा जाता है। मतलब विभाग का जो प्रमुख होता है वो अपनी मर्जी से कार्य करता है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने विचार सौंप देता है और अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। मतलब अपने आप को बड़ा बताने का प्रयास करता है। इससे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात कर्मचारी ये सोचते हैं कि ये तो यही काम कर रहा है, हमें कुछ करने नहीं दे रहा और उसके मन मुताबिक काम हो रहा है। मतलब ये व्यक्तिगत हस्तक्षेप की भावना पैदा होती है। उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई। प्रत्येक विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व अपने विभाग तक ही सीमित होता है। मतलब उसे केवल अपने विभाग तक ही उत्तरदायित्व दिया जाता है। प्रमाप के अनुसार कार्य न होने पर, मतलब अगर कार्य सोचे हुए कार्य के अनुसार ना हो तो इसका दोष किस विभाग पर डाला जाए, इसका निर्धारण करना आसान नहीं होता। ठीक है। नवाचार की अवहेलना। कर्मचारियों के कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि कर्मचारी को विभागाध्यक्ष के बोलने पर कार्य करना पड़ेगा, उसके मन के अनुसार काम करना पड़ेगा। कर्मचारी अपने मन से कुछ नया सोचकर कर भी नहीं सकते। ठीक है। अंतर विभागों के कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक संबंध भी नहीं रहता। इससे नवाचार के प्रति उदासीन होते हैं। मतलब कुछ नया करना चाहते तो भी नहीं कर पाते और उदासीन हो जाते हैं। अव्यवहारिक। यह प्रारूप वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। इससे मानवीय गुण कम पाया जाता है। मतलब मानवों की इसमें अवहेलना होती है और विभागाध्यक्ष के बोलने पर ही काम होते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह संरचना अव्यवहारिक है, इसे व्यवहार में लाना उचित नहीं है। ठीक है। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे, विभागीय संगठन संरचना। अभी हमने पढ़ा कार्यात्मक संगठन, अब हम पढ़ेंगे विभागीय संगठन। ठीक है। संगठन संरचना के इस प्रारूप के अंतर्गत उपक्रम को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। मतलब इसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। इसमें पूरे उपक्रम को वस्तुओं के आधार पर अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। वहां कार्य के आधार पर विभागों में बांटा था, या वस्तुओं के आधार पर विभागों में बांटा जाता है। कार्यात्मक संगठन में कार्य को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है और इस संगठन में कार्य को नहीं, वस्तुओं के आधार पर विभाग बनाए जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक वस्तु के अलग विभाग होते हैं। क्रय विभाग अलग होता है, विक्रय विभाग अलग होता है, उत्पादन विभाग अलग होता है और उस विभाग का प्रबंधक की देखरेख में कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस संरचना के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्रबंधक अपने विशेष अधिकार विभागों के प्रबंधक को हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके लाभ। विभागीय संरचना के लाभ। समन्वय में सरलता। उपक्रम के किसी विभाग की समस्त क्रियाएं स्वतंत्र रूप से संपन्न की जाती है, अतः उनमें समन्वय स्थापित करना सरल होता है। अर्थात इसकी क्रियाएं एक व्यक्ति विशेष या विभाग विशेष को दी जाती है
इससे कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं और उनके बीच समन्वय स्थापित होता है। ठीक है, आगे है उत्पाद पर ध्यान। संगठन की इस संरचना में वस्तु के उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उसे विशेष ध्यान दिया जाता है, और वस्तु विशेष का निर्माण विशेषज्ञ की देखरेख में संपन्न किया जाता है, और जो विशेषज्ञ उसे देख रहा है उसी के अंडर में वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उचित नियंत्रण, प्रत्येक विभाग की समस्त क्रियाएं स्वतंत्र रूप से संपन्न की जाती है, अतः कार्यों पर समुचित ध्यान देकर उस पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। उचित प्रशिक्षण, इसमें लाभ का विकेंद्रीकरण हो जाने के कारण प्रबंधकों को अच्छे प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब यह लाभ जो होता है विकेंद्रीकरण हो जाता है, अलग अलग विभागों में उसे अधिकार अंतरण के स्वरूप बांट दिया जाता है, इससे अच्छे प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। प्रतियोगिता का लाभ, प्रत्येक डिवीज़न स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, मतलब प्रत्येक विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और वे अन्य विभाग से श्रेष्ठ करना चाहता है, इससे प्रतियोगिता से संस्था को लाभ होता है। मतलब आपस में कंपटीशन होता है, कौन अच्छा करेगा और सभी अच्छा करके दिखाते हैं, इससे विभाग को लाभ होता है। विशेष शीघ्र निर्णयन, प्रत्येक विभाग के प्रमुख अपने विभाग के निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। हर विभाग एक विशेष व्यक्ति के अंडर में होता है, इसलिए यह निर्णय लेना आसान होता है, निर्णय लेने में देरी नहीं होती है और शीघ्र निर्णय से फायदे संस्था को मिलते हैं। ठीक है, इसके दोष पढ़ लेते हैं। अधिक खर्चीला, इस प्रणाली में कई विभाग होते हैं जिनकी प्रत्येक की पृथक से व्यवस्था करनी पड़ती है, इससे सामान्य व्यवस्थाओं में अधिक खर्चा आता है। अलग अलग विभाग बनते हैं, अलग अलग विभाग होने से अलग अलग व्यवस्था की जाती है, इससे खर्चा भी ज़्यादा आता है। नियंत्रण में कठिनाई, इसमें उच्च प्रबंधक का कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है, मतलब उच्च प्रबंधक को सभी विभागों पे अलग अलग ध्यान देना पड़ता है, इससे नियंत्रण में कठिनाई आती है। उच्च स्तरीय प्रबंधकों की आवश्यकता में वृद्धि, स्वतंत्र विभागों को स्वतंत्र प्रभार देने से मध्य और उच्च स्तर के प्रबंधकों की संख्या में अधिक संख्या में नियुक्ति करनी पड़ती है, इससे व्यय भी बढ़ जाते हैं, प्रबंधकों की संख्या भी बढ़ जाती है और कार्य भी लंबा खींचा जाता है। कोषों के आवंटन में कठिनाई, उच्च स्तरीय प्रबंधक को प्रत्येक विभाग का पृथक से निरीक्षण करना पड़ता है, अलग अलग विभाग में अलग अलग ध्यान देना पड़ता है, इससे विभागीय संरचना के कोषों के आवंटन को मतलब पैसा मुहैया कराने में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। उपयुक्तता, विभागीय और प्रभागीय संगठन संरचना उन व्यावसायिक इकाइयों के लिए उपयुक्त है जहां विभिन्न प्रकार के उत्पाद अधिक मात्रा में उत्पादन किए जाए। ठीक है, जैसे पेंटालोन, बिग बाजार। अभी हम लोगों ने जिन दो विभागों के बारे में पढ़ा, जिन दो संगठन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, उनमें अंतर पढ़ लेते हैं। कार्यात्मक संगठन और प्रभागीय संगठन में अंतर, विभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन में अंतर। ठीक है, सबसे पहले प्रकृति। कार्यात्मक संगठन की प्रकृति क्या होती है? प्रत्येक प्रमुख कार्य के लिए पृथक विभाग होता है, यह कार्य के अलग विभाग होते हैं, और प्रत्येक प्रमुख उत्पाद के अलग विभाग होते हैं, यानी यहाँ कार्य को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है और यह वस्तुओं को, उत्पाद होने वाली वस्तुओं को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। विशिष्टीकरण के प्रकार, इसमें व्यावसायिक विशिष्टीकरण पाया जाता है क्योंकि व्यवसाय अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। इसमें उत्पाद के अनुसार विशिष्टीकरण किया जाता है, वस्तुओं को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। संगठन की इकाई, कार्यात्मक विभाग खंड संगठन की इकाई होती है, मतलब ये संगठन की एक इकाई है, और डिवीज़न उत्पाद तथा उप डिवीज़न संगठन की इकाई होती है। सामंजस्य, इसमें सामंजस्य कठिन होता है क्योंकि विभाग अलग अलग होते हैं, इसमें सामंजस्य सरल होता है क्योंकि यहाँ वस्तुओं का विभाग अलग अलग होता है। लागत, यह मितव्ययी होता है, मतलब कम खर्चीला होता है, और यह खर्चीला होता है। लाभ का उत्तरदायित्व, यह लाभ का उत्तरदायित्व किसी एक पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि यहाँ सब विभाग अलग अलग कार्य करते हैं। यह लाभ का उत्तरदायित्व डिवीज़न पर डाला जा सकता है। नियंत्रण, इसमें नियंत्रण आसान होता है, इसमें नियंत्रण कठिन होता है। ठीक है, हम अब संगठन चैप्टर के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, उसकी विशेषताएं, लाभ, दोष और उनमें अंतर। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, औपचारिक संगठन में कर्मचारियों के मध्य संबंध पूर्व परिभाषित कर दिए जाते हैं, मतलब उनके क्या संबंध होने वाले हैं ये पहले से तय कर दिए जाते हैं। इसका अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के कर्तव्य और अधिकारों
और संबंधों को पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है। यह संगठन वैधानिक यानी कानूनी रूप से, विवेकपूर्ण यानी बुद्धिमत्तक रूप से स्थापित किया जाता है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को इस बात की जानकारी रहती है कि उसका अधिकारी कौन है और उसके अधीनस्थ कौन है, मतलब उसके ऊपर कौन है और उसके नीचे कौन कार्य कर रहा है। अर्थात संगठन के विभिन्न कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक संबंध संस्था के नियम और नीतियों के अनुसार पूर्व निर्धारित होते हैं, यानी पहले से पता होते हैं। इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम लोग। इस संगठन में संबंधों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है, मतलब किसके बीच क्या संबंध होगा पहले ही बता दिया जाता है। यह संगठन नियमों और उसकी कार्यविधियों पर आधारित होता है, मतलब कौन कौन से नियम होंगे और नियमावली की कौन सी कार्यविधि होगी उस पर आधारित होता है। यह संगठन जानबूझकर विचार करके बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि संस्था के नियम और नीतियों पर चलता है। इस प्रकार की संगठन संरचना उच्च स्तर द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी उच्च स्तर प्रबंधक इसे चुनता है। यह संगठन कार्य विभाजन पर आधारित होता है, प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है। इसके लाभ, इस प्रकार के संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हो जाता है, किसका क्या दायित्व होगा पहले ही तय कर लिया जाता है। यह संगठन स्थिर होता है, इसमें आसानी से अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकते क्योंकि ये उच्च स्तरीय प्रबंधक बनाता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निश्चित होते हैं। इसमें कार्यों का उचित संतुलित बंटवारा पूर्व से ही कर लिया जाता है, मतलब किसे क्या कार्य दिया जाएगा शुरू से तय कर लिया जाता है। कार्यों पर सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है क्योंकि उच्च स्तर प्रबंधक इस पर ध्यान देता है। इस प्रकार के संगठन में कार्यों को दोहराव नहीं होता, एक बार जो कार्य हो गया सो हो गया। इसमें असफलताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अर्थात अगर कोई कार्य आसानी से नहीं हो पाया तो जिसे कार्य सौंपा गया है उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके दोष पढ़ लेते हैं अपन। इसमें नियमों का पालन करने में देरी की संभावना होती है, इसमें नियमों का पालन करना पड़ता है तो कार्य में देरी हो सकती है। पहल क्षमता, स्वविवेक का अभाव पाया जाता है, मतलब कोई व्यक्ति अपने मन से कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। भावनाओं की अवहेलना होती है, ठीक है, और संबंधों का यंत्रीकरण हो जाता है, अर्थात यह भावनाएं नहीं चलती, संबंध नहीं चलते क्योंकि सारा काम मशीनों के माध्यम से किया जाता है। यह संगठन उच्च स्तर द्वारा स्थापित किया जाता है, अर्थात व्यावहारिक रूप से दृष्टिकोण से अनदेखी होती है। अब अनौपचारिक संगठन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। यह अनौपचारिक संगठन जो होता है ना, औपचारिक संगठन से बिल्कुल विपरीत होता है। इसकी स्थापना जानबूझ के नहीं की जाती। यह संगठन की स्थापना पारस्परिक संबंध, रुचि और सामान्य हितों के कारण प्राकृतिक रूप से होती है, मतलब औपचारिक संगठन अपने आप खड़ा नहीं होता, औपचारिक संगठन को बनाया जाता है, और अनौपचारिक संगठन संस्था के विरुद्ध या संस्था के नीतियों के खिलाफ अपनी रुचि के अधिकार के अंतर्गत अपने आप खड़ा हो जाता है, ठीक है। इस संगठन में लिखित नियम, कार्यविधियां नहीं होती। इस प्रकार इस संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना होती है, यानी यहाँ लोग अपने सहयोग के लिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जिससे अनायास संबंध स्थापित हो जाए। उदाहरण के लिए एक छोटे कर्मचारी द्वारा अगर सोपान श्रृंखला की अवहेलना कर दी जाती है, मतलब अगर वो जो कार्य सौंपा गया है उसकी अवहेलना करता है तो सीधे प्रबंधक से बात कर सकता है। सरल शब्दों में अनौपचारिक संगठन में व्यक्तियों के पद स्तर को अनदेखा करके रुचि, आदत और विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब यहाँ व्यक्तियों की रुचि और आदतों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अनौपचारिक संगठन में नियम और कार्यविधियों को स्थापित नहीं किया जाता, इसमें नियम नहीं होते, कोई विधियाँ नहीं होती। यह संगठन जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता, जबकि औपचारिक जानबूझकर स्थापित किया जाता है, नियमों पर चलता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें संबंध, मित्रता और सामान्य रुचि पर आधारित होते हैं। इसमें कर्मचारी आपस में मित्रता और सामान्य रुचि के अंतर्गत कार्य करते हैं। यह संगठन पूर्व नियोजित और आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया जाता है, अपने आप बन जाता है। यह संगठन मानवीय संबंधों को परिभाषित करता है, मानवीय पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इस संगठन में स्थिरता नहीं पाई जाती, ये बनता है और कुछ दिन के बाद टूट भी जाता है, ठीक है। इसके लाभ,
यह संगठन पहल क्षमता का विकास करता है, मतलब यहाँ लोग अपने व्यक्तित्व की झांकी प्रस्तुत करते हैं, यहाँ लोग आगे आकर स्वयं के विवेक से कार्य करते हैं। यह संगठन संप्रेक्षण प्रभावशाली रहता है, इसमें लोगों के बीच जो सूचना का आदान प्रदान होता है वो आसानी से हो जाता है। यह संगठन औपचारिक संगठन की कमी को पूरा करता है, मतलब औपचारिक संगठन में जो कमियां हो जाती है ये उसको पूरा कर देता है। इस संगठन के संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, अर्थात जो उद्देश्य स्थापित किए वो आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसके दोष पढ़ लेते हैं। यह संगठन भ्रम और विवादों को जन्म देता है, क्योंकि इसके प्रति कई लोग अरुचि दिखाते हैं, संस्था के उच्च प्रबंधक इसमें रुचि नहीं लेते और भ्रम और विवाद उत्पन्न होता है, आपस में संघर्ष होता है। यह निर्धारित नियमों से नहीं होने से कर्मचारियों को मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। इसमें कुछ नियम नहीं होते, नीतियाँ नहीं होती, इसलिए कर्मचारी मनमानी कर सकते हैं। इस प्रकार के संगठन में अहितकर बातों को शीघ्रता से फैलने का डर होता है, मतलब यहाँ एक संघर्ष की भावना होती है और अनचाही बातें आसानी से फैल जाती हैं। यह संगठन परिवर्तन और नवाचार का विरोध करता है। यह संगठन अधिकतर ऐसे प्रयासों का विरोध करता है जिसमें परिवर्तन हो। इस प्रकार के संगठन में श्रम संघर्ष की स्थिति बनने का खतरा रहता है, अर्थात उनके अंदर हमेशा हड़ताल, तालाबंदी जैसी घटनाएं होने का डर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उनमें अंतर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन में अंतर। आशय, यह संगठन नियमों पर आधारित होता है, जबकि यह संगठन मानवीय भावनात्मक विचारों पर आधारित होता है। इस संगठन की स्थापना उच्च स्तर द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना स्वतः ही कर्मचारी आपस में कर लेते हैं। इसमें अधिकार और दायित्व निश्चित रूप से पूर्व निर्धारित होते हैं, मतलब पहले ही तय कर लिए जाते हैं, और इसमें अधिकार और दायित्व स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, अपने आप बनाए जाते हैं और अपने आप सौंपे जाते हैं। स्थिरता, यह संगठन स्थिर होता है क्योंकि नियमों पे चलता है। यह संगठन लचीला होता है, कभी भी बन जाता है और कभी भी टूट जाता है। उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और इस संगठन का उद्देश्य कर्मचारी की संतुष्टि प्रदान करना है। संस्था जो संगठन बनाए वो औपचारिक संगठन और वो अपना हित चाहेगी, और कर्मचारी जो संगठन बनाए वो अनौपचारिक संगठन, वो अपना हित चाहेंगे। ठीक है, संप्रेक्षण यानी सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है? इसमें संदेश सोपान श्रृंखला के अनुसार चलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। इसमें संप्रेक्षण के लिए कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं होता, कोई भी किसी भी बात को सुन लेता है और मान लेता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्य, इसमें उद्देश्य निर्धारित होते हैं, इसमें उद्देश्य निर्धारित नहीं होते। ठीक है।